स्टार्ट करते हैं अपन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन 1D। अपने स्टेट बोर्ड में तो ये अलग से चैप्टर नहीं मिलेगा, मोशन इन अ प्लेन मिलेगा अपने स्टेट बोर्ड के बुक में, तो वही है, उसके रिलेटेड ये है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था थोड़ा सा, क्यों पढ़ा था? क्योंकि मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड में उसकी जरूरत थी। तो टुडे वी कैन मूव टू दैट टाइप ऑफ स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। इंस्टेंटेनियस भी किसी इंस्टेंट पे हमने कौन से टाइप की स्पीड पढ़ी हुई है? पहला यूनिफॉर्म, दूसरा एवरेज, नहीं नॉन यूनिफॉर्म थोड़ी पढ़ा है भाई, नॉन यूनिफॉर्म का कोई फॉर्मूला नहीं है भाई। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड तो हो सकती है कोई भी, आप जैसी स्पीड चेंज करो और बिना किसी पैटर्न के, तो वो नॉन यूनिफॉर्म में आ ही जाता है, ठीक है ना। तो इंस्टेंटेनियस एक पढ़ा यूनिफॉर्म, एक पढ़ा एवरेज, और अभी पढ़ लेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी साथ में कवर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है अपने को इतना। तो ये जो डेफिनेशन है ना मेन स्पीड का, वो एक्चुअली इसके रिलेटेड ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन with respect to time. I should actually focus on the velocity only. Instantaneous velocity, the rate of change of position with respect to time t, और पोजीशन के लिए x, पोजीशन के लिए मैं x, y, z, r, s ये सब यूज कर सकता हूँ, फिलहाल मैं x और t यूज कर रहा हूँ, ठीक है। The rate of change of position with respect to time t is defined as instantaneous velocity. तो इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन ऐसा दिखेगा। जब हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x पढ़ा था तो उसको dy by dx लिख रहे थे, याद है? dy by dx को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t को कैसे लिखोगे? कौन खुद बताओ तो मजा आएगा। d क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को लिखा था dy by dx। रेट ऑफ चेंज ऑफ dx बाई dt होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझा आपको ये? तो dx बाई dt को हम लोग v लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए भी हो जाएगा। v इज इक्वल टू dx बाई dt। तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? ये है, इधर ध्यान से देखेंगे, ये कब यूज करना आपको रहेगा। एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं, ठीक है। मॉड्यूल में शॉर्ट एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? वो थर्ड वाला। तो शॉर्ट एग्जाम्पल 3 एक बार देखेंगे। क्वेश्चन बोलना, x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 20। और अब पूरा क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से। The position of a particle moving along x-axis is given by x is equal to 5t square minus 4t plus 20 meter, बराबर, where t is in second. बराबर। First, find average velocity between first second and third second. फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन First second, t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। ये पहला सवाल है। फिर find velocity as a function of time. फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, v ब्रैकेट t, मतलब देखो कोई भी चीज़ जब टाइम के साथ चेंज होती है ना तो उसको ऐसा लिखा जा सकता है, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ऐसा छोटा t लिखोगे तो भी चलेगा, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऐसा। फाइंड v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब इसको बोलते ही, ये बोलने का तरीका ही है। लेट्स से अगर इसमें खाली वेलोसिटी वर्ड यूज कर लेते हो, फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसको ऐसा लिखते हैं v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऐसा। इट्स नॉट मल्टीप्लीकेशन, ऐसा नहीं है कि v और t को मल्टीप्लाई किया किसी ने, बस वो लिखने का तरीका है कि v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वैसे ये भी तो x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है ना, तो इसको भी ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इन दोनों का मतलब, इसका मतलब और ये सब का मतलब एक ही है, ठीक है। आगे समझेंगे और वर्ड्स, आगे बताओ।
and its value at t is equals to 3 seconds. Continue. अच्छा, मतलब एक्चुअली तीसरा सवाल बोलूंगा मैं तो इसको, फाइंड v एट t इज इक्वल टू, v एट t इज इक्वल टू 3 seconds. 3 सेकेंड्स। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अभी तक सवाल समझा रहा हूँ मैं अभी सवाल आपको, क्वेश्चन तो मैंने बस उतना ही लिख दिया जितना आपके बुक में दिया हुआ है, बराबर? और भी है, बोलो आगे। Find acceleration at time is equals to 2 seconds. फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 seconds. 2 सेकेंड्स। ओके, When is order. अच्छा वो When is the particle at rest? व्हेन पार्टिकल इज एट, तो सुनो फोर्थ पार्ट हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमने एक्सेलरेशन पढ़ा ही नहीं है, बट बाकी सब हम लोग ट्राई कर सकते हैं और आंसर भी आएगा अपना बराबर। स्टार्ट करें, अच्छा समय पूरा एक साथ ही कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं सोल्यूशन। पहले तो मैं चाहूँगा कि मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूँ आपके साथ, क्वेश्चन बाद में चलते हैं, पहले पहला पार्ट पे बाद में चलते हैं। एक्स का इक्वेशन क्या है? 5t² माइनस 4t प्लस 20, इसको बोलते हैं एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब एक पार्टिकल किस टाइम पे किधर है वो ये बताएगा। एक पार्टिकल का एक्स क्या है वो ये बताएगा। ये इक्वेशन बोलता है तुम मुझे t का वैल्यू दो, मैं तुम्हें x का वैल्यू दूंगा। फॉर एग्जाम्पल t का वैल्यू 0 डालो, जिसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल पोजीशन, तो मुझे बताओ x का वैल्यू क्या आएगा? 20। वेरी गुड। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है इक्वेशन कि भाई मैं तो शुरू ही 20 से कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग मी? पक्का। और अगर t इक्वल टू 1 डालोगे तो 5 माइनस 4 विच इज 1, 21। समझे आप? तो किस पोजीशन पे पार्टिकल किधर है वो ये इक्वेशन बता रहा है। आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा है? वो देना क्या चाह रहा है आपको? इसको बोलते हैं पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कि आप खुद ही डालो t का वैल्यू और पता लगाओ ये किधर है पार्टिकल। ठीक है, तो t का वैल्यू कहाँ से मिलेगा? अभी तो फिलहाल हम खुद से जजमेंट ले रहे हैं, 0 1 2 3 4 ऐसा। बाकी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वो बताएगा आगे का। बस समझ में आ रहा है ये इक्वेशन का एग्जिस्टेंस क्या है। इसको ग्राफिकल तरीके से भी प्लॉट किया जा सकता है, एक्स और टी का ग्राफ बना के भी आप देख सकते हो कि वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखते हैं। ठीक है, उसके लिए काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, रेगुलर ऑब्जर्वेशन चाहिए हम लोग को। मतलब ऐसा बार बार जब आपके सामने आता रहेगा तो वन मस्ट स्टार्ट थिंकिंग, अच्छा ओके एक टाइम के बाद तो मेरे को जानने की इच्छा है कि ग्राफ भी कैसा दिखेगा। आपको ओरली अभी मैं इतना बता सकता हूँ कि एक्स का पावर यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे टी का मैक्सिमम पावर क्या है 2। तो ऐसा इसको बोलते हैं पैराबोला, इसको बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, आज खाली सुना है, फिर किसी दिन समझाऊंगा मैं और ज़्यादा उसके बारे में कि दिखता कैसा है ग्राफ, बट इसको पैराबोला बोल सकते हैं अपन। चलिए, तो ये समझा है क्वेश्चन क्या 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 देना चाह रहा है आपको। x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये ऐसा लिखने का तरीका है इसका, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ऐसा शुरू करें आप पहले सवाल से। सबको क्लैरिटी है इसके बारे में? ये इसको देख के बहुत कुछ बताया जा सकता है, क्या आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, कि आगे जाके पीछे आ रहा है, ये सब ये बताता है। ये पूरा जिंदगी बताएगा x का। जैसे अभी बताया उसने कहाँ से शुरू कर रहा है वो 20 पे, और 1 सेकंड में किधर पहुंच गया 21 पे। तो मतलब ऐसा लग रहा है ना कि 20 से 21 आगे जा रहा है। ये आगे भी आगे पुट करते रहेंगे तो वैल्यू से अपने आप पता चलेगा कि बढ़ता ही जा रहा है कि कम हो रहा है या कैसे हो रहा है। वैसे चलो पहले अभी फर्स्ट पॉइंट पे चला जाए। क्या पूछा है? फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 and 3। तो एवरेज वेलोसिटी का पहले कोई तो फॉर्मूला, क्या होता है एवरेज वेलोसिटी? व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला? करेक्ट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। सही लग रहा है इतना? टोटल टाइम तो मेरे को पता है, बिटवीन 1 to 3 तो कितना टाइम इंटरवल हो गया 1 से 3 में? ओहो हो 1 से 3 के बीच में तो 2 ही सेकंड हुए ना भाई, तो 2 सेकंड। टोटल टाइम मेरे को पता है 2 सेकंड, बट टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं पता। तो क्या करोगे? द टोटल टाइम, एक मिनट, टोटल टाइम इज 3 - 1 यानी कि 2 सेकेंड। और टोटल डिस्टेंस निकालना हो अगर मुझे, या टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो उसके लिए मुझे x at 3 seconds माइनस x at 1 सेकेंड, क्या ये दोनों पोजीशन चाहिए मुझे उसकी? मतलब वो 1 सेकेंड पे किधर है ये पता लगाओ, 3 सेकेंड पे किधर है पता लगाओ, और फिर उनको सबट्रैक्ट करो। तो क्या करूँगा? एट t इज इक्वल टू 1 से शुरू करूँ तो कोई बताएगा x का वैल्यू क्या आएगा t इक्वल टू 1 पे? 5 × 1 स्क्वायर माइनस 4 × 1 प्लस 20। कुछ समझा क्या किया मैंने? ये इक्वेशन कहाँ से लाया? मेन क्वेश्चन से लाया, उसमें t का वैल्यू 1 डाल दिया।
क्या आंसर आता है सॉल्व किया तो 21 मीटर से शुरू किया। और अब मुझे चाहिए t इज इक्वल टू 3, तो मुझे बताओगे x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 20, कितना आ रहा है भाई? सही है, इतना फास्ट है तुम्हारा कैलकुलेशन। 9 5 जा 45, 4 3 जा 12 प्लस 20, कितना आ रहा है? तू क्या बोल रहा है भाई? 90 53 बोल रहा है, सबको 53 आ रहा है। ये क्या तो प्लस 8, 45 प्लस 8 53, मतलब 53 पे चला गया। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो अब आ जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 53 माइनस 21, ये कितना होता है? 30। 32। कुछ समझा कैसे निकाला मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट? सर लिखना डिस्प्लेसमेंट तो एक स्ट्रेट लाइन रहता है, तो आपने बताया ये पैराबोला जैसा रहेगा ऐसा। ये तो ग्राफ है, तो फिर किसी दिन बाद में बताता हूँ वो कंफ्यूजन भी, कि ग्राफ दिखने में तो पैराबोला होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल भी पैराबोला सच में चल रहा है। जैसे कि मैं सीधा सीधा ही चल रहा हूँ, बराबर। जैसे कि अगर मेरी स्पीड पूरा 20 है, मैं सीधा चल रहा हूँ, तो मेरा ग्राफ सीधा दिखाई देगा स्पीड का, और ऐसा कि मैं 20 से हिल ही नहीं रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इधर सीधा ही चल रहा हूँ बट मेरी स्पीड बढ़ रही है, एक एग्जांपल जल्दी देके मिटा दूंगा, तो ध्यान देना यहाँ पे। ये ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। अगर मैं पूरा टाइम 20 मीटर पर सेकेंड से चले जा रहा हूँ, भले टाइम चाहे कुछ भी हो, तो ग्राफ कैसा दिखेगा? कौन बता पाएगा मुझे? ऐसा दिखेगा कि पूरा टाइम 20 से चले जा रहा हूँ, सीधा ही चला रहा हूँ। नहीं समझे? समझ गए? अगर मैं इसी ग्राफ को पकड़ते हैं ना, इसमें क्या है, कुछ टाइम के बाद मैं मेरी स्पीड बढ़ा दूँ और बाद एक्सेलरेट करूँ, ऐसा स्पीड बढ़ा दिया मैंने, और अभी मैंने स्पीड को वो जो बढ़ाया है ना, वो उसको पकड़ के रखा है, तो आपने ग्राफ ऐसा दिखेगा। तो ग्राफ देख कितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। तो क्या मैं सच में ऐसा जा रहा हूँ? मैं तो सीधा ही जा रहा हूँ। तो ऐसे ग्राफ्स में और मोशन में फर्क हो सकता है ऐसा दिखने में, ठीक है। तो ग्राफ को देखे ये जजमेंट नहीं करना कि अच्छा सच में क्या ऐसा ऐसा चल रहा है क्या, नहीं नहीं। वो कब जजमेंट लेना होता है मालूम है? कि जैसा ग्राफ दिख रहा है वैसे सच में भी चल रहा है कि नहीं। वो होता है y वर्सेस x का ग्राफ, वो होता है y वर्सेस x का ग्राफ होता है। ये है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। ओके, तो मैं मिटा रहा हूँ, इसके बारे में डिस्कशन होगा बाद में। अभी वो तो तेरे दिमाग में आया, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसलिए क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये समझा डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला? ये टी का डाल दिया। अभी एवरेज वेलोसिटी निकाला भी नहीं अभी तक। एवरेज वेलोसिटी क्या है बोलो? एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट यानी कि 32 अपॉन, क्या बात कर रहे हो, टाइम इंटरवल तो 2 सेकंड का ही है, तो 16 मीटर पर सेकंड। चेक करना आंसर सही है अपना। समझ में आया? चले सेकंड पार्ट पे अभी सब लोग, किसी को कोई डाउट रहेगा तो पूछो। सेकंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब उसको सिर्फ वेलोसिटी चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। कैसे निकालना है? आपको क्वेश्चन, आपको इक्वेशन दिया x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब उसको जानना है कि बताओ किस टाइम पे क्या वेलोसिटी होगा, उसके रिलेटेड इक्वेशन दो मुझे। क्वेश्चन में दिया था किस टाइम पे क्या पोजीशन है, वो बताने वाला इक्वेशन दिया था। अब वो पूछ क्या रहा है सेकंड क्वेश्चन में, किस टाइम पे क्या वेलोसिटी है, वो इक्वेशन निकाल के दो। तो कैसे निकाला जाएगा ध्यान से देखेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt, बराबर। इसको dt को ऐसे ही रहने दो। x का इक्वेशन क्या लिख सकते हो पूरा? 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 20, बराबर। किसको याद है 5t स्क्वायर का डेरिवेटिव? मतलब 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव 10t। 5 को कुछ मत करो, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा। 2t। समझे हाँ। भाई? डिफरेंशिएशन किया है ना, बराबर। हाँ। 4 को कुछ मत करो, t का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1 होता है, हाँ। प्लस 20 प्योर कांस्टेंट 0। तो फाइनली वेलोसिटी क्या आ गया? 10t माइनस 4। ये है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जो सेकंड पार्ट में चाहिए था। इज दिस क्लियर एवरीवन? मतलब किस टाइम पे क्या वेलोसिटी है वो ये बताएगा, जो हमने खुद निकाला डिफरेंशिएशन की हेल्प से। जैसे बताओ t इक्वल टू 0 पे क्या वेलोसिटी है? -4, मतलब वो लेफ्ट जा रहा है, ठीक है। और आगे t इक्वल टू 5 पे पकड़ो, 5 पे कितना हो गया? 46, मतलब पॉजिटिव हो गया। मतलब ये पार्टिकल थोड़ा कॉम्प्लेक्स मोशन है वन लाइन ही है, वन है स्ट्रेट लाइन मोशन ही,
शुरू कहाँ से कर रहा था पता है आपको? शुरू कहाँ से किया था पार्टिकल ने? 20 पे खड़ा था वो। जैसे अब ये ओरिजिन है, ये पहले से इधर 20 पे, बराबर है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है स्टार्टिंग में? t = 0 पे -16, ऐसे। तो ऐसे गया और फिर कहीं से तो पलटी मार के ऐसे गया वो, ऐसा मोशन है उसका। अगर पूरा टाइम, अगर मैं कोई भी टाइम पकड़ूं और वेलोसिटी पूरा टाइम नेगेटिव ही आता है तो मैं मान लेता कि हाँ ऐसे चलते जा रहा है। लेकिन t = 0 पे क्या वेलोसिटी है? -4, और t = थोड़े टाइम के बाद पॉजिटिव हो गई ना, इसका मतलब कहीं से तो पलटी मारा ना। समझ में आ रहा है? मैं एक आइडिया देता हूँ आपको। समझो आप चौथे माले पे हो एंड यू हैव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, समथिंग, यू थ्रो इट अप, इट विल गो अप बट देन इट विल रीच अ पर्टिकुलर हाइट एंड कम बैक, और फिर नीचे जाता रहेगा, ऐसा। तो वैसे टाइप का मोशन है कि पार्टिकल 20 पे खड़ा है, बराबर। ऐसा समझो कि आपकी चौथे माले की हाइट ही 20 मीटर है, आपने ऐसा फेंका -4, मतलब आपने ऊपर फेंक दिया लेट से, और ऊपर जाके वो ऐसा चला गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, फिलहाल तो इक्वेशन समझा कैसे आया। थर्ड पार्ट के बारे में सोचते हैं अभी। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? फाइंड अरे क्या चाहिए इसको? अरे रे रे, इधर उधर नहीं, मैंने बोर्ड पे जो लिखा है उधर, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा नंबरिंग में उल्टा सीधा कर दिया है। तो आप बताओ थर्ड पे क्या? फाइंड इट्स वैल्यू एट t3। फाइंड वेलोसिटी एट t = 3। इट्स मतलब वेलोसिटी का, तो कैसे निकालूं? क्या? हाँ सही बोल रहे हो, ये डब्बे में t = 3 डाल दो। 10 × 3 कर दो। एट t = 3 वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 × 3 - 4, कितना आ जाएगा? 36 क्या आंसर यही दिया है? बराबर बोल रहा हूँ, शाबाश। आगे बढ़े। फोर्थ पार्ट मैंने बोला था अभी नहीं कर सकते, ऑल्दो समझो कर लिया। जैसे वेलोसिटी का डेफिनेशन dx/dt होता है ना, वैसे एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है dv/dt। वैसे एक्सेलरेशन जो है ना, जो लोग पूछ रहे हैं ना फाइंड द एक्सेलरेशन एट t = 2, वैसे एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है dv/dt। मतलब क्या सर? कि एक और बार डिफरेंशिएट करो, किसको? ये डब्बे वाले को। ये क्वेश्चन मैंने दिया नहीं है बट मान लो कि दिए। तो आगे बढ़ूं यहाँ से, d/dt। वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है? 10t - 4। तो बताओ क्या करूँ इसके आगे? 10, t का तो 1 होता है और इसका 0, तो मतलब 10 आ गया। कैसा आया? कांस्टेंट आ गया ना, ये तो कांस्टेंट वैल्यू आ गया। अब तक वेलोसिटी कांस्टेंट थी कि वेरिएबल थी? जब आपने मेन क्वेश्चन को एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला? वेलोसिटी। जब आपने वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला? याद रख सकते हो इतना? पक्का याद है? चलो वेरी गुड। तो एक्सेलरेशन तो आ गया। अब उसका कुछ पूछने का मतलब है क्या कि 2 सेकंड पे क्या है? कोई भी टाइम पे आंसर क्या होगा? 10 ही होगा। टाइम का कोई मतलब ही नहीं है, यही आंसर है, खत्म। चलो फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ पे क्या पूछिए उसको? कौन बताएगा क्या करे? क्या करूं? ओके ओके, वेरी गुड। वेलोसिटी 0 करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि पार्टिकल एट रेस्ट मतलब क्या? उसकी स्पीड ही नहीं है। पार्टिकल एट रेस्ट का मतलब होता है v = 0, और v0 कौन से टाइम पे वो पूछा है ना, व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट, व्हेन टाइम, कब। ठीक है, तो क्या करोगे? v0 डाल दो। v इज इक्वल टू क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? 10t - 4, सो देयरफॉर 0 इक्वल टू 10t - 4, so therefore 10t is equal to 4, so t is equal to 0.4। इसको हम लोग बोलते हैं पलटी पॉइंट। कहीं से तो पलटी मारने वाला था ना ये, जहां पे पलटी मारते हैं वहां पे वेलोसिटी 0 होती है। देखना भी है, ये ऊपर फेंक रहा हूं, ऊपर जाके नीचे आया, एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट की इसकी वेलोसिटी 0 है। ये वही टाइम, ये वही वेलोसिटी है। आपने v0 डाल दिया ना, तो v0 डाला, उसे एक टाइम मिला, वो पलटी पॉइंट है। वो टाइम पे वो वहां से पलटी मारने वाला है। मतलब जब अपन 20 पे खड़े थे ना और वेलोसिटी इधर था 4 था, पॉइंट, हाँ -4 लेफ्ट में, 0.4 सेकंड होते ही मैं वापस पलटी मारूं ऐसा, और फिर पूरा टाइम सीधा चलता रहूंगा ऐसा। तो ये मोशन इस तरीके से पूरा एनालाइज किया जा सकता है। मेरी बात समझ में आई? पूरा सम ठीक है? अच्छे समझ के लिख लो बिंदास। हर स्टेप पे डाउट करो, सर ऐसा ही क्यों किया? तुम्हारे दिमाग में जो फॉर्मूला है वो यूज करने का कोशिश करो। मुझसे पूछो क्यों ये नहीं लग रहा है। ठीक है, चलो
चल, तो ये हो गया। इसके बेसिस पे आपने, ये कौन सा था, 3 था, तो 4 वाला भी कर लिया आप लोगों ने, राइट। 2 बार डिफरेंशिएट करना है बस उसके अंदर। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का ऐसे होगा, इस ऐसे टाइप के सम्स उसके रिलेटेड एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। सो बिफोर वी मूव टू एक्सेलरेशन, एक चीज मैं आपको यहाँ पे नोट कराना चाहता हूँ। v इज इक्वल टू क्या रहता है, dx बाई dt। पहली बात, जब x का इक्वेशन दिया हो t के टर्म्स में, तब उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलता है। सही लग रहा है? यही था ना इसका मतलब। दूसरी बात, किसी को ये याद है कि डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था तो ग्राफिकली उसमें क्या निकाला था हमने? पहले ग्राफ बताया था, डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था, ये ग्राफ बनाया होगा ना, ऐसा टेढ़ा बनाया था ग्राफ, छोटे से पार्ट को जूम किया था, तो वो स्लोप था। तो dx बाई dt का एक्चुअली मतलब स्लोप भी होता है। तो जब x वर्सेस t का ग्राफ दिया हो, तब उसके स्लोप निकालने से इंस्टेंटेनियस v मिलेगा। मेरी बात समझी आपको? ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है सब लोग को? ठीक है, हर्ष लिखने का टाइम मिलेगा, समझो ये ठीक है इतना। v और dt को दोनों को साथ में लेके जाओ, v और dt को दोनों को साथ में लेके जाओ, मतलब वो v इक्वल टू dx बाई dt है ना, तो v और dt को इधर लेके जाओगे तो क्या बचेगा? समझो मैंने लिखता हूँ dx अपॉन dt इज इक्वल टू v, dt को उधर लेके जाओ तो ऐसा कुछ आएगा, बराबर है इतना। इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। इंटीग्रेशन हमने अभी थोड़ा सा पढ़ा नहीं है अभी तक, बराबर ना। पर इंटीग्रेट दिखता है ऐसे, इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt, ये उसका सिंबल है। इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt। जैसे कि d बाई dx एक ऑपरेटर था ना, वैसे ही इंटीग्रेशन और ये dx भी एक ऑपरेटर है। ओके, अभी तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसका जो मतलब निकल के आता है वो x ही निकल के आता है, और ये इसको कुछ मत करो फिलहाल। जैसे कि ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, वैसे ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स से मैं इसको डेल्टा x बोलता हूँ, क्योंकि x मतलब पोजीशन होता है, डेल्टा x मतलब चेंज इन पोजीशन, जो कि डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट है और इसका मतलब अभी अपने को पता नहीं है, तो उसके लिए हम लोग को पहले थोड़ा सा इंटीग्रेशन भी अभी करके ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, इतना शुरू करें इंटीग्रेशन। मतलब अगर अपन इंटीग्रेशन कर दिया ना तो HSC बोर्ड का वो जो मैथमेटिकल टूल्स वाला पूरा चैप्टर है ना, वो पूरा ही खत्म माना जाएगा, फिर कुछ बचेगा ही नहीं उसमें जो अपना बाकी है। मेरी बात कुछ समझ में आई आपकी? ठीक, पर इसके रिलेटेड मैं 2 बातें आपको अभी लिखवा ले, जैसे मैंने यहाँ पे 2 बातें लिखवाई है ना, वैसे यहाँ पे भी 2 बातें लिखवा देता हूँ मैं। ठीक है, इसमें इसको नंबर 3 बोलेंगे। जब वेलोसिटी v का इक्वेशन दिया हो टाइम t के टर्म्स में, तब उसको
इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट यानी कि डेल्टा x मिलेगा। मेरी बात समझिए आपको इसमें? ये वो एक यहाँ पे होगा v, जैसे अपन dx/dt में x की जगह पे इक्वेशन लिखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं ना, वैसे ये जो इक्वेशन इंटीग्रेशन v dt, इसमें v की जगह इक्वेशन लिखा जाएगा t के टर्म्स वाला, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा वापस से? डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन मिलेगा, पोजीशन का इक्वेशन मिलेगा आपको। ठीक है, यानी कि एक बार सुनो, xt का इक्वेशन दिया हो, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन। वेलोसिटी टाइम को इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से क्या मिल जाएगा? पोजीशन टाइम का रिलेशन। एक दूसरे के उल्टे हैं ये। x और t का इक्वेशन दिया, उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलता है? जो आज एक सम किया, x और t का इक्वेशन दिया, उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। उसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो अच्छा, वेलोसिटी टाइम को इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से वापस पोजीशन टाइम मिलता है। बोल, क्या पूछ रहा था? पूछ अमन। मैंने कुछ नहीं पूछा। ठीक है, ओके। चौथी बात, जब x वर्सेस t का ग्राफ दिया उधर था, इसमें होगा जब v वर्सेस t का ग्राफ दिया हो तब उसके एरिया से, एरिया अंडर ग्राफ से डेल्टा x मिलेगा। ठीक है, ये चार बातें आप दिमाग में रख सकते हैं, इसको फिर रिविजिट करेंगे क्योंकि इसके नेक्स्ट दो बातें तो ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे अभी। ठीक है, और इनफैक्ट इसका जो सेकंड पॉइंट है वो भी हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा समझेगा, जब ग्राफ सच में आएगा सामने तब उसके स्लोप से निकालने से तो पहले स्लोप निकालने भी आना चाहिए अपने को। चलिए, तो अभी अपन थोड़ा सा इंटीग्रेशन पे ध्यान दे देते हैं। शुरू करें? ये समझो y वर्सेस x का ग्राफ है, ये y वर्सेस x का ग्राफ है, बराबर? ग्राफ कैसा भी हो सकता है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सीधा जो भी है। ठीक है, ये ग्राफ स्टार्ट किसी इसी पॉइंट से हुआ रहेगा, x1 या x इनिशियल ऐसा कुछ ना, बराबर? xi, और वैसे ये यहाँ पे कहीं पे आ रहेगा x फाइनल तक। सही बात लग रही है? मुझे अगर इसके नीचे का पूरा एरिया चाहिए, ये कोई सिंपल ग्राफ तो है नहीं, स्ट्रेट ग्राफ है नहीं कि मैं मतलब कोई शेप स्टैंडर्ड नहीं है ना, ट्राइंगल स्क्वायर ऐसा कुछ तो है नहीं, तो मैं इसका एरिया नहीं निकाल पा रहा हूँ। हाँ, उसने ये दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है y का, y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है उसने कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, कि y इक्वल टू एक्स क्यूब है, जो भी इक्वेशन, y इक्वल टू साइन x है, वो इक्वेशन वो दिया है उसने। तो इसका एरिया निकालना है अगर मुझे, समझो मैं क्या करता हूँ ना, एक छोटा सा दीवार बना लेता हूँ, छोटा सा एलिमेंट बोलते हैं इसको, एलिमेंट। ठीक है, जो मैंने शेड किया है वो दीवार, ये किस शेप की हो? अगर ये बहुत पतली है तो किस शेप का माना जा सकता है इस ब्लू कलर के शेड को? हाँ, एक रेक्टेंगल माना जा सकता है। इस रेक्टेंगल का जो हाइट है उसको ले लो y, क्योंकि कोऑर्डिनेट इसका y होगा ना इसका, और इसका जो थिकनेस है ना छोटा सा, उसको dx मानना पड़ेगा। ये यहाँ तक x है, बट ये छोटा सा जो पार्ट है इसको आप मानोगे dx। मेरी बात समझ में आई है? द पोजिशन ऑफ दिस रेक्टेंगुलर एलिमेंट इज x एंड द थिकनेस इज dx एंड द हाइट इज y। तो इसका जो छोटा सा एरिया होगा ना, द स्मॉल एरिया ऑफ एलिमेंट dA कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, तो लेंथ क्या है? y, और थिकनेस कितनी है छोटी सी? आ गया ना y dx। अगर मुझे सारे ये ऐड करने हैं, नाउ टू ऐड ऑल सच टर्म्स, ऐड ऑल सच टर्म्स ऑफ dA, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, समेशन ऑफ dA बराबर समेशन ऑफ y dx। इसको समेशन का ये देखा है कभी सिंबल आपने सब लोगों ने? मतलब ये सारे dA ऐड करने,
बराबर। मैथ्स की भाषा में जब बहुत छोटे एलिमेंट को आप बहुत बार ऐड करते हो ना, उसी को इंटीग्रेशन बोलते हैं। मतलब किसी चीज को तोड़ना और फिर उसको जोड़ना। हाँ, क्या बात है, ठीक है, ताकि हम लोग बहुत ही एक्यूरेट आंसर तक आ सके, पहुंच सके। फाइन। तो उसको लिखने का तरीका कैसा हो जाएगा ना, कुछ ऐसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। ये जो समेशन के सिग्नेचर है ना, ये वाले साइन, उसकी जगह ये एस लगा दिया बहुत बड़ा। ये बहुत अजीब सा एस है ना, ये वाला, ये समेशन का एस है। ये जो सिंबल ऐसा है ना, ये वाला ऐसा वाला, ये एक्चुअली समेशन वर्ड का एस है। हाँ, इसको पूरे को इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये जो शेप जो उन्होंने चूज किया है ना, एस वाला, वो समेशन के, क्योंकि एक्चुअली तो समेशन ही हुआ ना, ये इंटीग्रेशन समेशन ही है, बस बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स का, और एकदम एक्यूरेट मैनर में आंसर निकाल के देगा ये। तो हम लोग को ये सीखना है कि इंटीग्रेट करते कैसे इस y को, इस y को इंटीग्रेट कैसे करते। इस पूरे को हम लोग लिखते हैं एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। इधर वाले पार्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। अब मैं y का एक एल्जेब्रिक का सिखा दूंगा, थोड़ा ट्रिगो का सिखा दूंगा, ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस डिफरेंशिएशन जितना आ गया उतने में इंटीग्रेशन भी आ जाएगा अपने को, ठीक है सर। तो इसको पहले अच्छे से लिख लो। हाँ, पूछ लो। अच्छा, यस सर बोलो। ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। नीचे का लास्ट साइड ना खाली। हाँ भाई, हाँ। इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन क्या था, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू n था। अभी जब इसको डिफरेंशिएट करते थे तब बस एक बार लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या आता था डिफरेंशिएट करने पे, n x रेज टू n माइनस 1। लेकिन अभी जब आप आज इंटीग्रेट करोगे ना, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx, जैसे यहाँ पे d बाई डी एक्स एक ऑपरेटर था, राइट, d बाई डी एक्स वॉज एन ऑपरेटर, इधर देखेंगे। वैसे ये इंटीग्रेशन और dx एक ऑपरेटर, इसके बीच में जो भी चीज़ आएगी ना वहाँ पे उसको अपन इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। c एक कांस्टेंट है बस, और कुछ नहीं है यहाँ पे। x रेज टू n का जो इंटीग्रेशन होगा ना, वो क्या होगा, आप पावर तो आइडेंटिफाई करना सीख गए हो ना x का, वो पावर में इस बार प्लस 1 करना है, और जो भी नंबर आएगा वो नीचे भी लिखना है, ठीक है ना। जब आपको इंटीग्रेशन करते वक्त ये ना पता हो कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, विच आर कॉल्ड एज लिमिट्स, अगर ना पता हो तो वैसे इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं डिफाइनाइट, इनडिफाइनाइट, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और जब आपको पता हो कि क्या लिमिट्स हैं, मतलब ऐसा इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx, समझो मुझे पता है x i से x f जाना, ऐसा लिखने का तरीका है ये, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। और ऑब्वियसली ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, अपर लिमिट। जब आपको पता हो कि कहां से कहां इंटीग्रेशन करना है, तब आंसर नहीं चेंज होता है। वैसे तो ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं और यहां पे लिखते हैं x इनिशियल से x फाइनल, इसमें c नहीं आता। इनडेफिनिट में c आता है और इसको बोलते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। ये स्टेप्स इनकम्प्लीट है, इसका नेक्स्ट स्टेप भी है। नेक्स्ट स्टेप होगा
कि जो भी इसमें x का वैल्यू रहेगा ना उसमें x की जगह पे ये पुट करना है और फिर x की जगह पे ये भी पुट करना है, तो दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसा मतलब इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप कि x फाइनल ये जो भी आंसर आ जाए n+1 अपॉन n+1 माइनस x इनिशियल। मेरी बात समझी आपको? इसका इतना टेंशन मत लो अभी, ये तो सॉल्विंग करते वक्त बहुत इजी दिखता है कि जो भी आपका आंसर आया है ना उसमें आप अपर लिमिट डालो आंसर निकालो, लोअर लिमिट डालो आंसर निकालो और दोनों को बस सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको हम, इसको बोलते हैं इंडेफिनिट जिसमें सी लगा देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफाइनाइट। चलो शुरू करते हैं। y इज इक्वल टू 3, चलो तो खाली पहले सिर्फ x का कर लें। x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x का इंटीग्रेशन क्या होगा? सिर्फ x का। एनीवन वांट टू ट्राई? फॉर्मूला लगाना है ये वाला। एनीवन एल्स? दो लोगों ने बोला। इंटीग्रेशन ऑफ y dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx। सही लिखा है मैंने? इंटीग्रेट करने के बाद ये साइन हटा देना है। इसका पावर क्या है? 1, तो मतलब x⁻1 + 1 अपॉन 1 + 1 + c। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो क्या आंसर x²/2 + c। समझे आपको मेरी बात? बेसिक इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है? कंटिन्यू करते हैं। और तो x का इंटीग्रेशन आपने अभी भी मुझे बताया x²/2 होता है। कोई मुझे x² का इंटीग्रेशन बता सकता है? x⁻3/3 प्लस c। अच्छा, सब जगह पे प्लस c लगाना है। हाँ, लिमिट्स नहीं पता है तो प्लस c। सर हटा नहीं सकते प्लस से, अगर लिमिट्स पता होगी तो। लिमिट्स नहीं पता? ठीक। कोई मुझे x²/2 का डिफरेंशिएशन करके बता सकता है क्या? x²/2 का x²/2 का डिफरेंशिएशन 2x/2 2 कट x बचा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो क्या बचा खाली पूरे में? x। इसका करो डिफरेंशिएट। x²। 3x² तो 3 कट गया। ठीक है, तो बच्चे को जब डिफरेंशिएशन आता हो थोड़ा सोचेगा तो इंटीग्रेशन उसका उल्टा ही करना है। ठीक है, √x का इंटीग्रेशन 1/√2x x⁻1/2 + 1 और यही 1/2 + 1 ऊपर बराबर प्लस c विच इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ + 1 आता है करने को किसी को? 3/2 और नीचे भी वो 3/2 बट जो /2 है वो ऊपर आ जाएगा प्लस c। थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन भी हम लोग को आता है। समझ में आया आपको मेरी बात? उसको ज़्यादा उसमें नहीं जा रहे अपन। दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर n should never be equal to -1. This formula is not valid for n is equal to -1. Why? Because डिनोमिनेटर में -1 + 1 कितना हो जाएगा? जो कि नॉन डिटर्मिनेंट फॉर्मेट है। डिनोमिनेटर में 0 मतलब अनडिटर्मिनेंट जो भी है, अपने को नहीं करना है वो। तो सर फिर n-1 का मतलब क्या था? 1/x ना। 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे कैसे? किसी ने बोल दिया तो ये फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला लगाएंगे तो नीचे बाई 0 आ जाएगा ना। तो आप क्या करोगे? उल्टा सोचो, किसका डेरिवेटिव 1/x आता है? याद है किसी को? नहीं, √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x था। 1/x किसका डिफरेंशिएशन है? 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। मैं बोल रहा हूँ किसका डिफरेंशिएशन 1/x है?
x raised to minus 1. अरे 1/x को x रेज़ टू -1 लिख सकते हैं. मैं पूछ रहा हूँ कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आ जाता. 1/x square है. 1 by x square. अरे 1/, तो मेरा सवाल ही नहीं सुनना चाह रहे लग रहा है. -1 का. आई एम सेइंग 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर होता है, वो ठीक है. मैं आपको 1/x का डेरिवेटिव नहीं पूछ रहा हूँ. किसका डिफरेंशिएशन का आंसर 1/x आता है तो minus 1/x square. दैट डजंट वर्क. इट डजंट वर्क दैट वे. इक्वेशन का आंसर ऐसा नहीं है कि सुन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर 2x होता है तो 2x का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर होता है. दैट डजंट वर्क दैट वे. जिसका इक्वेशन का आंसर 1 by x आएगा. वो चाहिए. हाँ, ये लोग सब लोग से उल्टा कर रहे हैं उधर ही, जबकि समझा दिया कि उल्टा तो इंटीग्रेशन बोलते हैं उसको. वो log वाला ना. हाँ, वो इंटीग्रेशन है. log ex. log x का डिफरेंशिएशन क्या था? dy/dx equals to 1/x. 1/x. तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x. ठीक है. हाँ. log x का डेरिवेटिव 1/x होता है तो 1/x का इंटीग्रेशन. उल्टा मत कर दो सब जगह जाके हाँ. ऐसा. अब मैं समझा कब से क्या कर रहे थे तुम लोग. ओके फाइन. तो इधर हम लोग का 1/x का इंटीग्रेशन आ जाएगा log x. ओके चलो, तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन, इसको वो थोड़ा एक नोट का, ये पहला पॉइंट है. नोट का सेकंड पॉइंट, अगर y इज इक्वल टू ax प्लस b का फॉर्मेट रहा, बोलो. ठंडी लग रही है. इधर लेफ्ट राइट आ जा कहीं पे, वैसे ही फैंस बंद रखना पड़ रहा है. ax प्लस b रेज टू n का इंटीग्रेशन करना. डिफरेंशिएशन तो याद होगा, सिर्फ a बाहर आ जाता है. वैसे कोई बता पाएगा इंटीग्रेशन क्या होगा? n+1 और नीचे n+1 और इनटू इस बार नीचे आता है. उधर मल्टीप्लाई होता था, इधर से नीचे आ जाता. ओके ठीक. इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगो खत्म करें इसको. y इज इक्वल टू साइन x, तो इंटीग्रेशन y dx इज इक्वल टू माइनस कॉस x प्लस सी. उल्टा ना इस बार. साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, बराबर. तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होना चाहिए, बट हम लोग तो sin x का इंटीग्रेशन ही निकाल रहे हैं. और वैसे ही दूसरा क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू cos x, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos x का? sin x प्लस. तो इस बार इसमें प्लस आता है और उसमें माइनस आता है. नेगेटिव क्योंकि वो वाला माइनस. आप उल्टा करके सोचो, cos x का डिफरेंशिएशन क्या है? माइनस sin x. तो वो माइनस और ये माइनस कैंसिल होकर देखो आ जाएगा. समझा आपको? इसको टाइम पास नहीं करो ना आगे. और साइन ax प्लस b का वो नीचे आ जाता है, बस खत्म कर दूं क्या? साइन ax प्लस b. हाँ, तो dy/dx क्या इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका? माइनस कॉस ax प्लस b एंड एवरीथिंग डिवाइड बाय a, जो नीचे आ जाता है बस वो a. साइन वगैरह नहीं कर रहे. इसमें अच्छी बात ये है कि uv और u/v रूल इसमें नहीं पढ़ेंगे अपन, मैथ्स वाले पढ़ेंगे. मैथ्स वाले इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे 12th में. ठीक है, इसमें हम लोग वो सब रूल नहीं पढ़ते. फिजिक्स में हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसका uv और इसका u/v वो सब का. ठीक है, तो ख़त्म करो, फिर लॉग और एक्सपोनेंट भी बता के उतने में ही. टाइम तो है ना अपने पास काफ़ी. चलो करो करो. 12 बजे डॉट. सिक्स वाला के नहीं पता. आई बड़ा खुद तो उस पे आ रहा था. चलो 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 चलो. मजा आ गया भाई. सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 0 कांस्टेंट हो गया ना. डिफरेंशिएशन 0 होता है. इंटीग्रेशन छोड़ दो. जाने दो. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तुम भी लिख लो, है ना. सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? किसका डिफरेंशिएशन 1 होता है? x. हाँ, तो 1 का इंटीग्रेशन. सर आपने तो बोला ऐसा उल्टा नहीं होता. अरे मतलब तुमने क्या कर रहे थे मालूम है क्या? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x का डिफरेंशिएशन फिर एक्स स्क्वायर कर रहे थे तुम. दोनों डिफरेंशिएशन फिर कर रहे थे ऐसा. ठीक है, वो लोग वो कर रहे थे पहले, तो वो ना बोल रहा हूँ उसके लिए मैं. ठीक है.
x का डेरिवेटिव 1 तो 1 का इंटीग्रेशन x वैसा होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट जब भी दिखे तो उसका इंटीग्रेशन x हो जाता है। x का x²/2, x² का x³/3, रूट x का भी आपके सामने है। बराबर है इतना अभी तक? सर रिकॉर्डिंग के बाद देख लेते हैं, हाँ ठीक है ना, डन है। न्यूज़ तो पेपर में पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन किसका हो गया अपना? इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल इजी है। e रेज टू एक्स, अगर y का वैल्यू e रेज टू एक्स है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा ना वो e रेज टू एक्स ही होगा। मतलब e रेज टू एक्स को ना डिफरेंशिएशन हिला सकता है ना इंटीग्रेशन हिला सकता है। डन है इतना। बाकी e रेज टू ax प्लस b का तो पता ही होगा, नीचे ये डाल देना एक्स्ट्रा, बस खत्म करें मामला इधर ही। तो इंटीग्रेशन को इधर ही करते हैं अपन, वापस अपने काइनेमेटिक्स में चले जाते हैं अभी। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को हाथ में लेना है वो है एक्सेलरेशन। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये वो लास्ट क्वांटिटी है जिसके बाद से और कोई नया क्वांटिटी मिलेगा नहीं। मतलब आपने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सुन लिया, टाइम तो सुन ही रहे हैं कब से, वेलोसिटी स्पीड भी हो गया, एक्सेलरेशन अभी एक कर लेंगे। Acceleration भी नहीं होती। हाँ, वो इसी में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका डेफिनेशन क्या रहेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है इतना। टाइप्स में अगर हम लोग चलें तो पहला हम लोग वही पढ़ लेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा हम लोग देख सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। और लास्ट हम लोग क्या देखेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बराबर ना? ये तीन टाइप के एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा समझने के बाद टाइप्स ऑफ मोशन देख लेंगे कि मोशन कितने टाइप्स के हम लोग को पढ़ने हैं। राइट साइड का ये ऐड कर दिया आपने? ये ऐड कर दिया सबने? नहीं, वन का आइडिया मैं चाहता हूँ कि मैं पहले एवरेज और इंस्टेंटेनियस समझा के ख़त्म कर दूँ, बिकॉज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन काफ़ी लंबा जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आई स्टार्ट विद दिस सेकंड फर्स्ट। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, या टोटल टाइम टेकन भी बोल सकते हो। मतलब क्या? एवरेज एक्सेलरेशन इज सिंपली इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी जो भी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन जो भी आपको टाइम लगा वो चीज़ करने में, वैसा ही हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। समझ में आया? मतलब आपको थोड़ा बहुत वेक्टर सब्ट्रैक्शन आना ज़रूरी होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, वैसा वेक्टर सब्ट्रैक्शन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑलरेडी हमने एक न्यूमेरिकल के थ्रू देख लिया है, बराबर। क्या होता है? ए इज इक्वल टू dv/dt। इसके रिलेटेड कोई चार बातें बता सकता है जो हमने v इक्वल टू dx/dt के रिलेटेड चार बातें बताई? a dt equals to dv। हाँ, वैसा नहीं, पहले इसके रिलेटेड दो बातें तू रीअरेंज कर रहा है, रीअरेंज करने के बाद फिर और दो बातें होती हैं। पहले इसके रिलेटेड जो दो बातें हैं वो बताओ। उधर चार बातें फिर से याद है आपको? जब v इक्वल टू dx/dt में हम बोलते थे जब x का इक्वेशन दिया हो t के टर्म्स में तो डिफरेंशिएट करने पे v मिलता है। अगर x वर्सेस t का ग्राफ दिया तो उसके स्लोप से v मिलता है। फिर हम रीअरेंज करते तो और दो बातें बताते हैं। वैसे इसके रिलेटेड दो बातें कौन सी हैं? जब v का इक्वेशन दिया हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम
देन डिफ्रेंशिएट करने पे आपको क्या मिलेगा, a। ये समझा ये पहली बात। हाँ जब v का इक्वेशन दिया होगा t के टर्म्स में तो उसको डिफ्रेंशिएट करके क्या मिलेगा, a। आ रही कुछ बात समझ में आ रही, सिमिलर है वहाँ पे। और दूसरी बात कौन बता सकता है मुझे, जब किसका वर्सेस किसका ग्राफ दिया हो, v वर्सेस t का अगर ग्राफ दिया हो तो उसके क्या करने से मिलता है, वो ट्रायंगल स्लोप से a मिलता है। स्लोप ऐसे टैंजेंट से बनाते हैं ना अपन, हाँ और इसका एक एंगल थीटा होता है ऐसा, उसको टैन थीटा बोल देते हैं स्लोप को, तो ये मिलता है। ये दो बातें समझ में आई। अब इसको रीअरेंज करके दो मुझे, क्या होगा, dv बाई डी टी इज इक्वल टू क्या, a। सो dv इज इक्वल टू a dt। सही है। दोनों साइड पे अगर मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो कुछ ऐसा दिखेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, so क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt। सो देयरफॉर डेल्टा v ना, उधर भी डेल्टा x लिखा था, हाँ इंटीग्रेशन a dt। इधर क्या था अपने पास, इसके रिलेटेड दो बातें बताओ। कम ऑन, ट्राई करो, कोई तो ट्राई करो। बोलो। जब a का इक्वेशन दिया होगा टाइम के टर्म्स में तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। और दूसरी बात कौन सी होगी इसमें, किसका वर्सेस किसका ग्राफ चाहिए आपको, जब एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ दिया हो तो उसके एरिया से क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है इतना, नेक्स्ट टाइम में पूछूंगा, ठीक है ना। उसकी 4 बातें और इसकी 4 बातें, और इनफैक्ट अभी से जो भी ऐसा डेफिनेशन कभी भी दिखेगा ना तो उसके रिलेटेड जो 4 बातें होंगी मैं पूछूंगा। फाइन, नहीं तो याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो लिख सकते हैं अपन 30-40 बार, तो याद हो जाता है उससे। तो जिन लोगों को लिखना था उनका क्या? अभी वो भूल जाओ, हिस्ट्री ध्यान देते, अभी फ्यूचर कोई ना कोई तो मौका देगा ही मुझे। सर मैंने होमवर्क कर दिया। हर्ष ने नहीं किया। एरिया डेल्टा वी नहीं, आज होमवर्क नहीं था, वह होमवर्क वेडनेसडे चेक करेंगे अपन सब पूरा, आज जो देंगे जो दिया था बस। सर हमें भी यूएमडी के 56 करना। ये 2 बातें क्लियर है आपको सब, कुछ रिपीट करूँ 4 में से, समझ में आती है बातें, वो तो सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। याद रखने वाली बात जो है मैं बता चुका हूँ, ठीक है, समझा के कि क्या याद रखना है, अप्लाई करेंगे तो और ऐसा लगेगा कि हाँ सही किया है। हाँ, तो इंसिडेंट एक्सेलरेशन के बारे में और हम लोग को क्या बातें पता होनी चाहिए, एक तो ये हो गया कैलकुलस वाला पार्ट बेसिकली, बराबर। इसमें बताओ कि मुझे यहाँ से यहाँ तक अप्लाई करते हो डिफ्रेंशिएशन यूज़ होगा कि इंटीग्रेशन यूज़ होगा या दोनों यूज़ हो सकता है। क्या मतलब यहाँ से यहाँ तक जो अपन ने पढ़ा और जब हम उसको अप्लाई करेंगे तो क्या लगता है, अप्लाई करते वक्त डिफ्रेंशिएशन का यूज़ आएगा या इंटीग्रेशन का यूज़ आएगा या दोनों आ सकता है, दोनों आ सकता है। बिकॉज अगर डिपेंड करता है ना, अगर v का इक्वेशन दिया है t के टर्म्स में तो डिफरेंशिएट करके कुछ मिलता है, और अगर a का इक्वेशन t के टर्म्स में तो इंटीग्रेट करके कुछ मिलता है, तो डेफिनेटली दोनों का एप्लीकेशंस हो सकते हैं, बराबर। चलो विल कीप गोइंग। दूसरी जो बात हम लोग को ध्यान में रखनी है वो ये है, a इज इक्वल टू, एक तो dv बाई dt होता ही है, बराबर ना। अगर मैं इन दोनों को इसमें मैं बोलता हूं पुट v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी लिख सकता ना, जो पहले से पता है अपने को, ये पता है अपने को पहले से, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था ना अपन ने, तो पता है अपने को। इसमें ये वाली चीज़ यहाँ पे पुट करो तो क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू डी बाई डी टी, और v की जगह पे क्या पुट करने को बोला गया हमको, तो डाल दो डी एक्स अपॉन डी टी। सही लग रहा है। इसको आगे क्या लिखा जाएगा, ऊपर d 2 बार है, d स्क्वायर x, और नीचे पूरा dt 2 बार है तो dt स्क्वायर। इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डबल डेरिवेटिव भाई दिखने में ठीक है, बाकी हम कर तो रही हैं कब से, उस समय 2 बार डिफरेंशिएट नहीं किया क्या तुम लोगों ने, तो वो ये किया है, कुछ नया नहीं है, ये लिखा पहली बार ऐसा, हाँ वो डबल डेरिवेटिव, ठीक है। अभी
फिर से इधर चलते हैं, a इज इक्वल टू क्या था, डी वी अपॉन डी टी। इसको मैं चाहता हूँ हम डी एक्स और डी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, कर तो सकते हैं ना, आई कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई डी एक्स, दैट आई कैन डू, सही है। इसमें से एक डी एक्स बाई डी टी पकड़ो, कोई भी डी एक्स ऊपर का और नीचे का डी टी मिल गया। क्या लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी की जगह, ये जो डी एक्स और डी टी है इसको मैं रीअरेंज करूँ, मैं आगे लिख लूँ इसको डी एक्स इधर, डी टी इधर और डी वी इधर, डी एक्स इधर, चलेगा इधर। क्या हो सकता है, व्हाट इज डी एक्स अपॉन डी टी, तो क्या लिख सकता हूँ मैं फाइनली, डी वी अपॉन डी एक्स। तो मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के कैलकुलस के फॉर्मेट में कितने फॉर्मूलाज हैं, 3, डी वी बाई डी टी, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर और वी डी वी बाई डी एक्स। ओके, क्लियर है पूरा, यस सर। फाइन। तो ये 2 टाइप की एक्सेलरेशंस हो गए अपने पास। सर ये हमें एवरेज वेलोसिटी, एवरेज तो अलग हो गया, एवरेज तो खत्म हो गया था इतने में ही, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे पूरा डिस्कशन था ये, बराबर, जिसमें एक्चुअली ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन लगेगा, इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं लगेगा, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन में भी जो फर्स्ट टाइप का ना उसमें भी नहीं लगेगा। समझ में आ रही है आपको मेरी बात, सर ठीक है। तो पहले इतना लिख लो, फिर देखते हैं आगे। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन कहाँ छोड़ूँ मैं, इस बीच में रखूँगा ना यार, क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्ट 1। जो फर्स्ट टाइप का था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो अभी बता देता हूँ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, मेजॉरिटी तो यही पढ़ना है मेजरली। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब होता है कि एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्म वर्ड चलेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब किस सेंस में कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड में कि डायरेक्शन में कि दोनों में, दोनों में, मतलब एक्सेलरेशन वेक्टर है ना, इसीलिए, समझे आप। चल अगर कोई व्हीकल है, ठीक है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है, u मतलब क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, बराबर, और ये t ये स्टार्ट हुआ है, जर्नी जो है वो स्टार्ट हुआ है, और स्टार्ट हुआ है तो t का वैल्यू कितना होगा, 0। और अभी ये एक्सेलरेट करते करते थोड़ा सा डिस्टेंस चला गया, थोड़ा टाइम भी निकल गया, अभी टाइम कितना हो गया, t हो गया, और वेलोसिटी कितनी गेन कर ली इसने, v कर ली, और इधर से इधर तक का जो डिस्टेंस है वो s है। सो v मतलब फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट t, जिसको बहुत कॉमनली फाइनल वेलोसिटी भी यूज़ करते हैं। मतलब कैसा होता है कि आपकी जर्नी का आपने जो पार्ट स्टडी कर रहे हो, जैसे वो गया है a से a b c तक गया, बट अगर आप सिर्फ a से b को लेते हो आप एक टाइम पे, तो आपके लिए b जो है वो फाइनली बोला जाता है। अगर सिर्फ आप ए बी के पार्ट की बात करते हो तो फाइनल इज अ वेरिएबल, ऐसा उस वर्ड का थोड़ा सा मीनिंग क्लियर होना चाहिए अपने को। तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, जिसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पर्टिकुलर जर्नी पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करो। जैसे अगर मैं खाली बी से सी को गिनूँ तो इनिशियल क्या होगा, कौन सा पॉइंट इनिशियल बोला जाएगा, बी। तो ए से बी गिना तब बी क्या था, फाइनल, लेकिन जब बी से सी गिना तो बी क्या था, तो इनिशियल फाइनल वर्ड ऐसा पकड़ के मत बैठ जाओ, वो जर्नी पहले समझ लो कि जर्नी कहाँ से कहाँ तक की डिफाइन करनी है, फिर आप इनिशियल फाइनल वर्ड बोलो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल मैं भी आपके साथ फाइनल वेलोसिटी बोलने को तैयार हूँ यहाँ पे, डन है इतना। तो ये फाइनल वेलोसिटी का काम हो गया, और छोटा टी मतलब टाइम, वो तो बता ही दिया था। और यहाँ पे एक्सेलरेशन को ए ले रहे हैं, वो भी हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया, करेक्ट। और एस क्या है अपने पास, डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या कहती है फिर, a इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम t, ये है इसका फॉर्मूला, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ये उसकी डेफिनेशन से आया हुआ है। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ,
अगर मैं रीअरेंज करूँ, मुझे सिर्फ एक तरफ v चाहिए तो बोलो बोलो बोलो। t इसके पास जाएगा तो क्या आ जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये देखा होगा आप लोगों ने, v इक्वल टू यू प्लस ए टी आ गया। मेरी बात समझ में आई आपको? तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही बहुत डेप्थ में पढ़ना है हम लोग को इस रिमेनिंग चैप्टर में। मोशन अंडर ग्रेविटी भी पढ़ेंगे तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही पढ़ेंगे। बट बिफोर आई गेट इनटू दैट पार्ट, मैं आपको सिर्फ एक बार टाइप्स ऑफ मोशन इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, आज के लिए वही बहुत हो जाएगा। टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। सबसे पहले मैं चाहूँगा ऑन द बेसिस ऑफ द पाथ, ऑन द बेसिस ऑफ द पाथ रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। कि आप ऐसा मतलब हम चाहिए तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रांसलेशन एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रोटेशन। कुछ नया नया आया है भाई। ट्रांसलेशन है और एक रोटेशन ले लेते हैं अपन, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, ट्रांसलेशन और रोटेशन ले लेते हैं फिलहाल अपन, ठीक है। ट्रांसलेशन में दो आते हैं हमारे पास, एक होता है रेक्टिलिनियर और एक होता है कर्वीलिनियर, ठीक है। ऐसे तो एक तीसरा भी होता है, कंबाइन भी होता है, कंबाइन ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, कि चल भी रहे हो घूम भी। ट्रांसलेशन मतलब जैसे कि अगर ऐसा ये है बी जैसा, मैं बताता हूँ, कार्टून मार के चलते हैं। ये ऐसा सीधा जा रहा है ना, ये ट्रांसलेशन है, हाँ, ठीक है। अगर इसके ऊपर एक लाइन अगर मैं बनाऊँ ऐसा और उसका डायरेक्शन चेंज ना हो तो वो ट्रांसलेशन मोशन होता है, ये ट्रांसलेशन है। जैसे कि अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, बराबर, अगर ये पूरा टाइम हॉरिजॉन्टली रहे ना आपके मोशन में तो वो आपका ट्रांसलेशन बोला जाएगा, ऐसा सीधा जा रहा है, बराबर। अभी भी ये ट्रांसलेशन ही आगे पीछे जा रहा है, ये भी ट्रांसलेशन ही है, ये भी ट्रांसलेशन है, मतलब साथ में नहीं। अब ये मोशन कैसा, ये ट्रांसलेशन है, ठीक है। ये जो मैंने अभी दो एग्जांपल लिया ना, ये ट्रांसलेशन में लीनियर रेक्टिलिनियर में की कैटेगरी में आएगा। ट्रांसलेशन में कर्वीलिनियर मतलब ये वाला, ये मैं कैसा भी मोशन कर्व में लेके जाऊं, लेकिन ये लाइन हॉरिजॉन्टली है ना पूरा टाइम, लग रहा है सर्कुलर मोशन है, हाँ, बट ये ट्रांसलेशन भी है, ये ट्रांसलेशन है, क्योंकि ये लाइन हॉरिजॉन्टली है ना पूरा टाइम, ये रोटेशन नहीं है। रोटेशन किसको बोलेंगे मालूम है, जब ये ऐसा घूम रहा हो, ये रोटेशन है। देखो अभी लाइन चेंज हो रही है, अभी जगह इसका चेंज हो रहा है, इसमें देखो लाइन चेंज नहीं हो रही है, तो ये इस कैटेगरी में आएगा, ठीक है। रेक्टिलिनियर सीधा चलना है, कर्वीलिनियर भले टेढ़ा मेढ़ा चलो लेकिन अपना ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए। रोटेशन में ये रहा, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन ऐसा, व्हील चल भी रहा है घूम भी रहा है, तो वो कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में चला जाता है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? ठीक है, इतना अभी तक। तो ऑन द बेसिस ऑफ द पाथ, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, रेक्टिलिनियर, कर्वीलिनियर, ऐसा। ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ द वेलोसिटी, मतलब अभी हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन और प्लेन भी बोल सकते थे इसके अंदर, ऐसा दो ऐसे भी आते हैं, 1D और मोशन इन अ प्लेन, बराबर। स्ट्रेट लाइन बोला तो हम लोग मोस्टली कोशिश करते हैं कि सिर्फ I या J या K या कोई भी एक लाइन के अलॉन्ग ही हम लोग स्टिक रहे हैं अपने आप को, और 2D मतलब एक साथ आप I J चेंज हो रहा हो आप अलग अलग टाइम पे, वैसा। जिसमें एक एग्जांपल होगा मोशन अंडर ग्रेविटी,
1D वाला। इसके अंदर हम लोग प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे और सर्कुलर मोशन भी इसमें ही पढ़ेंगे, ठीक है। रेस्ट नाम का कोई मोशन नहीं होता है, बराबर। अगर कोई रेस्ट पे है इसका मतलब उसका पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में क्या कमेंट बोल सकते हो? वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0 और पोजीशन कांस्टेंट। कांस्टेंट 0 नहीं बोल सकते। हाँ। हो सकता है वो 2 पे खड़ा हो, तो 2 पे खड़ा रहेगा वो। कांस्टेंट समझ में आया आपको मेरी बात? यस सर। ठीक। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वो मोशन जिसके अंदर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब ना उसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन उसको बोलेंगे। तो उसके अंदर ये तो कांस्टेंट 0 होगा और ये हो जाएगा वेरिएबल। और एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। x इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम ना, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर थोड़ा थोड़ा ग्राफ के बारे में भी सोचना चालू करें अपन कि इसका तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ तो बनेगा ही नहीं, इसका पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनेगा, तो कैसा दिखेगा? ऐसे पूरा टाइम सेम। नीचे भी हो सकता था, नेगेटिव में भी हो सकता, बट रहेगा हॉरिजॉन्टली, ठीक है। इसके अंदर एक मिनट, इसमें ग्राफ कैसा दिखेगा? इसमें x वर्सेस t और v वर्सेस t दोनों बनेंगे। क्या बता सकते? वेलोसिटी कांस्टेंट, तो इस बार ये ऐसा बनेगा अगर पॉजिटिव वेलोसिटी है तो। और ये ग्राफ कैसा दिखेगा? इंक्लाइन, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, x और t। इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, x इज प्रोपोर्शनल टू t और वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू t रेज टू 0, क्योंकि t पर डिपेंड ही नहीं करता, वो कांस्टेंट है पूरा टाइम। तो ये आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन का ग्राफ बनेगा ही नहीं। तीसरा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक है यूनिफॉर्म मोशन और एक है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। इस बार ये दोनों वेरिएबल होंगे, मतलब इस बार x भी वेरिएबल, इस बार v भी वेरिएबल, और इस बार एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में यूनिफॉर्म और मोशन वर्ड आ रहा है, बट ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं, यूनिफॉर्म मोशन अलग होता है। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन कितना होता है? 0, एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में एक्सेलरेशन होता है। तो मैं क्या बोलता हूँ, क्या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं है? नहीं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन, फाइन, क्योंकि इसके अंदर एक्सेलरेशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी का इक्वेशन कैसे निकाल के लोगे आप यहाँ इसके अंदर? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन। और डिस्टेंस का रिलेशन अभी बताया नहीं है मैंने, बट x या s का इक्वेशन आपको मैं बता सकता हूँ, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हम लोग नेक्स्ट टाइम प्रूव वगैरह कर लेंगे पूरा, हाँ, पर अभी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। ये s का x मतलब s है ना यहाँ पे, s यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था ना, x भी तो डिस्प्लेसमेंट ही है ना मेरा, इसीलिए मेरे को जरूरत पड़ा कि इसका टाइम का रिलेशन सामने दिखना चाहिए, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन दिखना चाहिए। इसमें एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो इस बार ये x और ये t, ये v और ये t, और ये एक्सेलरेशन और ये t, ग्राफ्स कैसे कैसे दिखेंगे? कौन सा ग्राफ तो बता ही सकते हो आप, कौन सा ग्राफ बता सकते हो आप लोग? गलत जवाब, तीसरा पहले बता दोगे तुम लोग, क्योंकि जो चीज़ कांस्टेंट है वो तो बता दोगे ना। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, और वेलोसिटी टाइम, ये अभी इस बार इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, बिकॉज वेलोसिटी टाइम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है ना। इसका t का पावर क्या है? 1। इसमें v का पावर क्या है? इधर ये a का, अरे कोएफिशिएंट, और मैं कोएफिशिएंट पूछ भी नहीं रहा था, मैं तो पावर पूछ रहा, पावर। भाग यहाँ से, इसका पावर क्या है?
1। इसका पावर क्या है? जब दो चीज़ों को जो प्लॉट कर रहे हो उन दोनों के पावर अगर 1 है ना तो वो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, मतलब ये ग्राफ किधर जाएगा? ऐसा जाएगा, ऐसा क्योंकि टाइम के साथ बढ़ना चाहिए। आप एक्सेलरेट कर रहे हो, कैन यू इमेजिन दिस मोशन? एक्सेलरेशन चल रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। ये ग्राफ x मतलब यहाँ पे s हो गया ना, मैं चाहिए तो यहाँ पे इसको s लिख देता हूँ अगर आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ है तो। x और s सेम चीज़ें हैं यहाँ पे, वरना फिर बोलोगे सर कुछ अजीब लग रहा है। हाँ, s का पावर क्या है ऐसा पावर 1 और t का मैक्सिमम पावर क्या है? 2। तो उसका ग्राफ कैसा दिखता है? मैंने वर्ड यूज किया है आज के लेक्चर में पहले स्टार्टिंग, पैराबोला। किसका पावर छोटा है, s का कि t का? तो s की तरफ बेंड हो जाएगा ऐसा। ये थोड़ा बेसिक मैथ्स ग्राफ का है, नेक्स्ट टाइम फुली मैं शायद मेरे को याद दिलाना तो मैं यहीं से पढ़ा दूंगा। अभी तो हाँ थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। हाँ चलेगा। वी आर वाइंडिंग अप।